लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं ध्वनि क्या होती है, साउंड क्या होता है। तो ये एक प्रकार की तरंग है और किस तरीके की तरंग है, ये अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर बोला जा रहा है इसको, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टीज हमको पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है। जब तक अगर हमको ये समझ में नहीं आएगा तो हम ध्वनि को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले, तरंग होता है, कोई वेव होती है, वो वेव दो प्रकार की होती हैं। एक होती हैं मैकेनिकल वेव और एक होती हैं नॉन मैकेनिकल वेव, मतलब यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैकेनिकल वेव वो वेव होती हैं जिनको माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, उनको संचरण करने के लिए, चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। और अयांत्रिक तरंगे मतलब नॉन मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, ये सब जो हो गई है, ये कौन सी हो गई हैं? अयांत्रिक तरंगे, मतलब नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं। जो मैकेनिकल वेव होती हैं, यांत्रिक तरंगे, ये दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं इनको, और एक होती हैं अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसको अपन ने बताया है कि ये साउंड जो है वो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज को अपन समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं वो क्या होती हैं? देखिए, सपोज करते हैं कि कोई तरंग है, वो एक माध्यम में जा रही है, वेव की डायरेक्शन जो है वो किस तरीके से, ऐसी है जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। तो इस माध्यम में जो कणों का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। जैसा आपको दिख रहा है, ये मैं आपको इंटरनली बता रहा हूं, इस माध्यम के अंदर का बता रहा हूं कि इस माध्यम में जो कणों का मूवमेंट है वो कैसा है, तो उसको हम बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। सिंपल सा, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, तो इसको ध्यान रखना है। अब अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में ट्रेवल करती हैं, तीनों माध्यम में उत्पन्न हो सकती हैं, तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वो ठोसों में संचरित होती हैं और द्रव की सतह पर संचरित होती हैं। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो चुका है। चलिए अब वापस हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पेज पे। तो दोस्तों आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अनुदैर्ध्य तरंगे मैंने बोला है, तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हैं, उसकी प्रॉपर्टी समझ में आ गई। क्या समझ में आया? कि ध्वनि जो है, अगर उसको अनुदैर्ध्य तरंगे में बोल रहा हूं, इसका मतलब है कि ध्वनि ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में संचरित हो सकती हैं। दूसरी बात, ध्वनि को मैंने क्या बोला है? अनुदैर्ध्य तरंगे बोला है, और अनुदैर्ध्य तरंग जो होती हैं वो मैकेनिकल वेव के अंदर आती हैं, मतलब इनको माध्यम की जरूरत होती है, संचरित होने के लिए माध्यम की जरूरत होती है। तो ये निर्वात में, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। क्लियर? ये दोनों पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये कंसेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे तो ही आप एग्जाम में आंसर सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, फिजिक्स ऐसा टॉपिक है, अगर हम सोचेंगे इसको कि याद कर लें या कुछ, तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि कुछ टाइम बाद आप भूल जाने वाले हैं। तो अगर जब तक आप अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप इसका आंसर बिल्कुल सही टिक नहीं कर पाएंगे। तो कंसेप्ट क्लियर हो चुका आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब बात आती है कि ध्वनि की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सिंपल ही है, वस्तुओं में कंपन होता है, उसी से क्या होती है? ध्वनि की उत्पत्ति होती है। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता चुका हूं कि ध्वनि जो है वो माध्यम में गमन करती हैं लेकिन निर्वात में गमन नहीं करती हैं, क्योंकि ये यांत्रिक तरंग के अंदर आती हैं, मैकेनिकल वेव के अंदर आती हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी के आधार पर तरंगों को तीन भागों, तो आवृत्ति के आधार पर तरंगों को तीन भागों में बांटा है। सबसे पहले आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पर कि एक ये तरंग है, ये एक वेव है, जिसकी आवृत्ति क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक की है। सेकेंड वेव है, इस वेव की आवृत्ति क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में है। और तीसरी जो तरंग है उसकी आवृत्ति दे रखी है 20,000 हर्ट्ज से लेकर उसके ऊपर तक की। तो दोस्तों अब ध्यान से सुनिए, कोई इंसान वही तरंग को सुन सकता है जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ऐसी कौन सी आवृत्ति है? जो सेंटर वाली आपको दिख रही है, इन्हीं तरंग को मनुष्य सुन सकता है। मनुष्य के इंफ्रासोनिक वेव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंफ्रासोनिक वेव, मतलब अश्रव्य तरंग बोला जाता है। और 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज जिनको मनुष्य सुन सकता है, उन वेव को क्या बोला गया है? ऑडिबल वेव बोला गया है। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की जिसकी आवृत्ति है तरंग में, उसको क्या बोला गया है? अल्ट्रासोनिक वेव बोला गया है। ये अल्ट्रासोनिक वेव मनुष्य नहीं सुन सकता है, इनको कौन सुन सकता है? जैसे कुत्ते हुए, बिल्ली हुई, चमगादड़ हुए, ये उनको सुन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी की तरंग को मनुष्य सुन सकता है, ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ध्वनि की चाल की, स्पीड की बात करते हैं कि कौन से माध्यम में ध्वनि की चाल जो है वो ज्यादा होगी, ठोस में, द्रव में कि गैस में, सॉलिड में कि लिक्विड में कि गैस में। जो होता है ये कहलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ठोसों में इलास्टिसिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, उसके बाद द्रव में होती है, और सबसे कम किस में होती है इलास्टिसिटी, गैस में होती है। ठीक है, जैसे डायग्राम से आपको बिल्कुल स्पष्ट है। अब दोस्तों कंसेप्ट ये है कि जिसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होती है उसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होगी। तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होगी, ठोस में होगी, उसके बाद द्रव में होगी। अगर कोई वेव है, उस वेव को मैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भेज रहा हूं, तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आएगा ये समझिए। तो मान लेते हैं एक माध्यम है, दूसरा माध्यम है, पहला वाला ठोस समझ लीजिए आप, सेकंड वाला आप समझ लीजिए गैस। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर वेव जा रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड बात, इनकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ऑब्वियस सी बात है किसी माध्यम में ये इनकी चाल तेज होगी तो किसी माध्यम में इनकी चाल स्लो होगी, तो उसके हिसाब से इनकी तरंगदैर्घ्य तो बदलना स्वाभाविक बात है। तो तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं अब ध्वनि की चाल पर भौतिक राशियों, दाब और ताप का प्रभाव, प्रेशर और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है ध्वनि की चाल पर। तो देखते हैं, चलिए पहला लेते हैं हम प्रेशर को। समान ताप पर गैसों में ध्वनि की अगर चाल की बात करें, तो अगर हम दाब को बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, नो चेंज। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात लेते हैं अपन ताप की। माध्यम का अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ध्वनि की चाल भी बढ़ेगी। ठीक है, माध्यम का टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूं, ताप अगर बढ़ा रहा हूं, तो ध्वनि की चाल भी क्या होगा, बढ़ेगी, साउंड की स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, पूछी जाती है एग्जाम में। अब हम बात करते हैं ध्वनि के लक्षण, जो कि क्या है। पहला आता है तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब यह है कि ध्वनि का तीव्र सुनाई देना। और ये तीव्रता जो होती है ध्वनि की, ये कैसे मापी जाती है, इसका मात्रक क्या है, इकाई क्या है इसकी, वो है इसका डेसिबल। मतलब इसकी तीव्रता, किसी भी ध्वनि की तीव्रता कैसे मापी जाती है, डेसिबल में नापी जाती है। तो ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जा रहा है आजकल, तो आप इसको नोट डाउन करिए। सेकेंड हम बात करते हैं पिच की, तारत्व की बात करते हैं। तो तारत्व होता क्या है, ये होता है ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण होना। सबसे पहले हमने बात करी तीव्रता, इंटेंसिटी, मतलब कितनी तीव्र है, तीव्र मतलब फास्ट है कितनी। और सेकंड हम बात कर रहे हैं पिच की, मतलब कितनी मोटी है और कितनी तीखी है, तीक्ष्ण है बिल्कुल। जैसे कोई लड़की होती है उसकी आवाज कितनी तीखी होती है, और कोई लड़का होता है उसकी आवाज कितनी मोटी होती है, बस वही वाली बात आ रही है, पिच की बात आ रही है। तो ये जो पिच है साउंड का, ये जो डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है, आवृत्ति पे डिपेंड करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति ज्यादा मतलब ध्वनि का तारत्व जो होगा वो ज्यादा होगा। इसका एग्जाम्पल आपको बताता हूं मैं, जैसे कि लड़की और जो छोटे बच्चे होते हैं उनका तारत्व जो होता है ध्वनि का वो ज्यादा होता है, इसलिए उनकी आवाज जो होती है वो तीखी हमको सुनाई देती है। और जो मेल लोग होते हैं, ठीक है, लड़के लोग होते हैं, उनके ध्वनि का जो तारत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। इस वजह से उनकी आवाज जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे मैं आपको बताता हूं एक डापलर प्रभाव, डापलर इफेक्ट पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, आपको एक बार बताऊंगा आपको याद हो जाएगा। श्रोता और स्रोत के बीच आपेक्षित गति है तो आवृत्ति बदलती प्रतीत होगी। देखिए सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं आपको मैं। अगर कोई सोर्स है, स्रोत मतलब सोर्स ही बोला गया है, कोई सोर्स है और कोई श्रोता है मतलब कोई लिसनर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपेक्षित गति मतलब कहने का यह है कि अगर इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, तो उनकी आवृत्ति भी बदलती प्रतीत होगी। बस इतना सा लॉजिक है। अगर ये ट्रेन जो है ये साउंड कर रही है, ठीक है, हॉर्न कर रही है, और ये जैसे जैसे इसके पास आती जा रही है लिसनर के पास में, तो उसकी आवृत्ति परिवर्तित होती जाएगी। बस इतना सा बात उसने डापलर प्रभाव में बताया है। तो ये सिंपल सा पूछा जाता है कि डापलर प्रभाव जो है वो किससे रिलेटेड है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक नोट डाउन करिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सोनार के बारे में एक पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम में। सोनार क्या होता है, सोनार एक तकनीक है जिसमें नौचालन क्या करता है, जल के अंदर
और जल की सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचरण का उपयोग करता है। तो इतना सा सिंपल सा पूछा जा रहा है ये, तो आपको बस एक बार इसको सुनना है अच्छे से, तो आपको बस एग्जाम में अगर ये वर्ड आता है तो आपको क्लिक हो जाएगा। फ्रेंड्स,